7 अक्टूबर का बदला पूरा। जी हां, 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर हमास ने वो हमला किया था जिसमें 1200 इजरायलियों की हत्या कर दी गई थी और 200 से ज़्यादा को किडनैप कर दिया गया था। तब से अब तक जंग जारी है। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। इजराइल अपने दुश्मनों का अब हिसाब ले रहा है। 12 घंटे के अंदर इजराइल के दो बड़े दुश्मन ढेर हो गए। हमास और हिजबुल्लाह के दो बड़े कमांडर ढेर कर दिए गए। बेरूत हिजबुल्लाह का फौद शुक्र बेरूत में मारा गया। तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया गया है। यानी 12 घंटे के अंदर दो हमले और दो हमलों में सबसे बड़े दो दुश्मन, जिनके चलते पिछले कुछ दिनों में पश्चिम एशिया में हालात बुरी तरीके से गड़बड़ाए हैं, उन दो दुश्मनों को कहा यही जा रहा है कि इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया है। हमास और हिजबुल्लाह के दो बड़े कमांडर ढेर किए गए। लेबनान के बेरूत में हिजबुल्लाह का फौद शुक्र मारा गया। तेहरान में हमास का चीफ इस्माइल हानिया मार गिराया गया। तो यही कहा जा रहा है कि इजराइल अपने दुश्मनों से बदला ले रहा है। इस वक्त इस्माइल हानिया हमास का वो चीफ जो पिछले कुछ दिनों में चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचा था और वहां पर फतेह हमास के साथ कई संगठनों ने मिलकर चीन के साथ मजबूती के साथ हाथ मिलाए थे और उसके बाद लगा था कि एक नए समीकरण पश्चिम एशिया में तैयार होते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच इस्माइल हानिया मार गिराया गया और फौद शुक्र भी ढेर कर दिया गया है। इब्राहिम अकॉर्ड वो समझौता जो पश्चिम एशिया में अमन बहाली और हालात बदलने की तरफ काम करने लगा था, वो समझौता जो ज़मीन पर उतर रहा था, जिसके चलते इजराइल के बहरीन, कतर और सऊदी अरेबिया के साथ संबंध बेहतर होने शुरू हो गए थे, उस बीच में हमास ने हमला करके जो हालात पैदा किए, इब्राहिम अकॉर्ड खतरे में पड़ गया या पीछे धकेल दिया गया। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि फौद शुक्र को बेरूत में मार गिराया गया और तेहरान में इस्माइल हानिया, जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। जब कैदी वापस आ जाएंगे इजराइल के और ये जंग अगर इस स्थिति में नहीं होती तो तब रुकेगी जब हमास का खात्मा हो जाएगा। हमास को कमज़ोर करने के बाद लेकिन ये जंग जारी थी। हमास भी पलटवार लगातार इजराइल के ऊपर कर रहा था। लेकिन इस बीच हमास का चीफ इस्माइल हानिया तेहरान में अपने घर में उड़ा दिया गया। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस जानकारी के साथ। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार इस वक्त जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। इस सारी कवायद के पीछे किस तरीके की मोसाद की प्लानिंग रही होगी, उस बारे में बेहतर मेजर मोहम्मद अली शाह समझा सकते हैं या फिर यूके देवनाथ सर समझा सकते हैं। लेकिन आप दोनों अपने तर्क अपने पास रखें, क्योंकि वाकई हम समझना चाहेंगे इस्माइल हानिया को शिकार बनाना ये नहीं था कि आपने मधुमक्खी के छत्ते में एक लकड़ी मार दी और मधुमक्खी कोई मर गई और आपने कहा निशाना लग गया। मधुमक्खी के छत्ते में रानी मक्खी कहाँ होती है उसे तय करना और वहां पर पिन पॉइंट निशाना लगाना ये एक बड़े इंटेलिजेंस का काम होता है। मेजर शाह यूके देवनाथ सर जरूर समझाइएगा। लेकिन मैं संजीव जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। अब पश्चिम एशिया में जो डिप्लोमेटिकली जितने इक्वेशंस हैं वो क्या रुख लेने वाले हैं? इब्राहिम अकॉर्ड क्या वापस जमीन पर आ पाएगा जो बैक ऑन ट्रैक पीछे चला गया था, कहीं धकेल दिया गया था, या फिर अब स्थितियां और गंभीर होंगी? संजीव जी। देखिए राजीव जी, अब्राहम एकॉर्ड्स को यदि सफल होना है, यदि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो कि इजराइल और
कई अरब राष्ट्रों के बीच में सुन्नी अरब राष्ट्रों के बीच में चल रही थी। हाँ, मेरी बोलिए आवाज आ बोलिए रही सर, है आप? आवाज आ रही, बोलिए बोलिए। तो ये जो प्रक्रिया चल रही थी, ये अगर इसको आगे बढ़ना है, इसको सफल होना है, तो आतंकी संगठन, ऐसे आतंकी संगठन जो कि इस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस पर कुठाराघात करना चाहते हैं, साजिश रचना चाहते हैं, उसे डिस्टर्ब करना चाहते हैं, हमास जैसे आतंकी संगठनों का खात्मा होना चाहिए। और इसराइल के लिए इसीलिए ये बेहद आवश्यक है कि वो हमास का पूरी तरीके से खात्मा करे, और जिसके के लिए इसराइल लगातार उसमें से उसको सफलता मिल रही है। हमास का जो चीफ इस्माइल हानिया का मारा जाना 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल की जो आतंकवाद के विरुद्ध जो लड़ाई चल रही है, उसमें ये सबसे बड़ी सफलता है। और ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि ऐसे सभी आतंकी संगठन जो कि इसराइल के अरब राष्ट्रों के साथ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को, अब्राहम एकॉर्ड्स की प्रक्रिया को, I2U2 जैसे इनिशिएटिव्स को, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव्स को, जो आतंकी संगठन डिसरप्ट करने की कोशिश करेंगे, जो आतंकी संगठन विश्व में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को कराने की साजिश रचेंगे, उनका वही हश्र होगा जो कि हमास का हो रहा है। और हमास का के विरुद्ध इसराइल का ये जो ऑपरेशन है, वो जाहिर है कि 7 अक्टूबर के बाद से लगातार जारी है। और इसराइल को यदि भविष्य में मिडिल ईस्ट रीजन में इंटीग्रेट होना है, तो आतंकी संगठनों के ऊपर लगाम लगानी आवश्यक है। और इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है राजीव जी कि हमास के ऊपर इसराइल की विजय जो है बेहद आवश्यक है। इसका जो मैसेज है वो पूरे विश्व में जाता है कि जो विश्व में आतंकी संगठनों के द्वारा जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को कराने की साजिश जहां कहीं भी रची जाएगी, जहां कहीं भी आतंकी संगठन ऐसी साजिश रचेंगे, सभ्य समाज, जो सभ्य विश्व है, लोकतांत्रिक विश्व है, उसका ऐसा ही जवाब देगा जैसा कि इसराइल हमास को दे रहा है। और जाहिर है कि वर्तमान समय में आप देखिए तो हमास के समर्थन में अनेक आतंकी संगठन लगातार ऑपरेट कर रहे थे, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हुती हो, चाहे वो इराक और सीरिया में ऑपरेट करने वाले अन्य छोटे बड़े आतंकी संगठन हो, वो सभी हमास के समर्थन में हमास इसराइल। लीडर्स। तो ऐसे में ये जो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो हमास के ऊपर जो इसराइल का एक बड़ा अभियान जो जारी है, उससे और हमास को जो क्षति पहुंच रही है, हमास एक बिल्कुल समाप्ति के कगार पर जो पहुंच चुका है, उससे ये मैसेज हिजबुल्लाह और हुती जैसे संगठनों को भी जाएगा कि यदि उन्होंने 7 अक्टूबर जैसा कोई हमला इसराइल के ऊपर करने की कोशिश की, तो उनका भी वही हश्र होगा जो कि हमास का हुआ है। ऐसा कोई आतंकी संगठन जिसने इसराइल को आइसोलेट करने की कोशिश की, इसराइल की नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को तोड़ने की कोशिश जो भी करेगा, जो भी आतंकी संगठन ऐसी साजिश रचेगा, उसका भी वही हश्र होगा जो कि हमास का हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है राजीव जी कि एक बहुत बड़ी सफलता है। पूरे विश्व में जो आतंकवाद के विरुद्ध जो लड़ाई चल रही है, उसमें ये एक बहुत बड़ी सफलता है। और जो कि शाह का इसराइल रुख ने कर आज लेता हूं। हासिल। मेजर शाह, इस्माइल हानिया जो हमास का टॉप कमांडर या उसकी लीडरशिप में हमास ऑपरेशन करता रहा था लगातार, इस्माइल हानिया ने अभी कुछ दिन पहले बीजिंग में जाकर सभी वहाँ के जो अलग अलग डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं उनके साथ एक मुलाकात की थी, एक अलग मुहिम बनाई थी और चाइना ने इसमें एक बड़ा रोल अपनाया था। लेकिन इस्माइल हानिया तक अब तक कोई नहीं पहुंच पाया था। उम्मीद है कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड भी उसको प्रोटेक्शन दे रहे होंगे, लेकिन इसके पीछ उसके घर सहित उसे उड़ा देना, ये एक ऐसा इंटेलिजेंस का पॉइंट है जो बहुत पिन पॉइंट और बहुत शातिर तरीके से अंजाम दिया गया होगा। एक्सप्लेन करें। जी राजीव जी, देखिए ये अब तक तो वैसे साबित हो नहीं पाया क्योंकि इसराइल ने ये कबूला नहीं है ये कि अभी उन्होंने स्वीकारा नहीं है, सही कह रहे हैं आप, अभी इसराइल ने एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि उसी ने किया होगा। करेक्ट करेक्ट। लेकिन जिस तरीके से उंगलियां उठ रही हैं, ये माना जा रहा है कि इसराइल ने ही ये हमला किया होगा, क्योंकि कुछ घंटों पहले ही इसराइल ने बेरूट, लेबनान की राजधानी में, क्योंकि इनके इजरायली कंट्रोल गोलन हाइट्स थे, उसके ऊपर एक रॉकेट दागे गए थे, तो उन्होंने एक रिटेलिएशन, एक हमला किया जहां पे उनके हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक यूनिट हिजबुल्लाह के फवाद शुक्र साजिद मोहसन वो बेरूट के अंदर मारा कुछ, और इसराइल ने इसके बारे में कबूला। तो अब ये कुछ घंटों के बाद ये हुआ, अब ये वो भी ईरान की राजधानी तेहरान में ये हुआ अपने बॉडीगार्ड के साथ। तो उंगलियां उठ रही है कि हाँ, हो सकता है कि इसराइल ने ही ये हमला किया होगा। और
देखिए ये इससे बात और आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि देखिए ईरान ने तो बोल दिया है कि बिना कुछ प्री प्रीएम्प्शन किए इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिना कुछ साबित नहीं हुआ है कि इजराइल ने ही किया है, लेकिन फर्ज करिए इजराइल ने ही किया है। ईरान ने तो फौरन ले लिया। अब ये जो इस्माइल हनिया है, ये कतर में, और इसकी पैदाइश 1963 में हुई, फिर इसने अपनी ग्रेजुएशन करी और फिर बाद में धीरे-धीरे करके ये फ्रॉम द रैंक्स हमास में ये सीढ़ियाँ चढ़ता चढ़ता रहा। अब इसको जब ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये फ़लस्तीन के इलाके के, फिर इनको निकाला गया प्राइम मिनिस्टर से क्योंकि फतह और हमास की बन नहीं रही थी उस टाइम पे। अभी हाल ही में चीन ने ही इनकी सुलह कराई है फतह और हमास की, और इससे बात और आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि देखिए कतर का रोल क्या होगा। कतर का ये नागरिक था, ये कतर में रह रहा था केवल, तो कतर करेगा, लेकिन मिस्र एक स्टेक होल्डर है पीस टॉक्स के लिए। मिस्र इसके बारे में आवाज उठाएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी मैं में। डिटेल आप लोगों से समझूंगा कि अब आगे टॉक्स को लेकर और वेस्ट एशिया एशिया पीस प्रोसेस को लेकर कितना बड़ा उलटफेर, कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन बड़ी खबर मैं ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझा देता हूं। इस्माइल हानिया का खात्मा आखिर हुआ कैसे, कहां पर वो मारा गया? तो ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया को खत्म किया गया। कैसे मारा गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक मिसाइल के जरिए इस्माइल हानिया को निशाना बनाया गया। हत्या का शक किस किस पर जताया जा रहा है? तो केवल और केवल मोसाद ही इस घेरे में नहीं है, यहां पर CIA को भी इस घेरे में रखा जा रहा है कि CIA का भी इसके पीछे हाथ हो सकता है। लेकिन खात्मे की वजह इजराइल में सबसे बड़े नरसंहार का गुनहगार माना जाता है इस्माइल हानिया को। 7 अक्टूबर 2023 के हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। 1200 इजरायलियों की दर्दनाक मौत का जिम्मेदार माना जाता है। 200 से ज्यादा इजरायलियों की किडनैपिंग, जिनमें से कई बताए जा रहे हैं कि इस अगवा होने की हालत में ही इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, यानी मर चुके हैं। तो अक्टूबर 2023 के बाद इस्माइल हानिया हमास का चीफ था, जिसको निपटाया गया है। इसके साथ सालेह अल अरोरी इजरायली एयर स्ट्राइक में मारा गया। मुस्तफ़ा मोहम्मद अबू आरा वेस्ट बैंक में मारा गया। केवल इतना ही नहीं, 7 अक्टूबर 2023 के पहले की अगर बात करें तो अहमद जाबरी 2012 में हवाई हमले में मारा गया था। महमूद अल मुबह 2010 में दुबई में एक मिशन में उसकी मौत हुई। अहमद यासीन हमास का ये संस्थापक 2004 में हवाई हमले में मरा। अब्दुल अजीज अल रंतीसी 2004 में IDF ने इसे मार गिराया। सालेह शाहदे 2002 में इसकी मौत हुई थी। तो एक तरीके से घेर कर रखा है अब इजराइल ने। लेकिन इजराइल का जो कदम माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसके पीछे इजराइल ही हो सकता है। हालांकि मैं और मोहम्मद अली शाह मेजर जैसे बात कर रहे थे, अब तक इजराइल ने क्लेम नहीं किया है। कई मामलों में इजराइल क्लेम करता है कि ये काम उसका किया हुआ है, लेकिन यूके देवनाथ सर 1972 म्यूनिख ओलंपिक, जहां पर इजराइल की टीम के जो खिलाड़ी थे बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए और इजराइल ने फिर उसका बदला कैसे लिया था, वो बदला भी सबको पता है और इजराइल ने उसे बाद में क्लेम भी किया था। यहाँ पर क्या इजराइल क्लेम करने से हिचकिचा रहा है कि इसके बाद हालात कहीं संभालने लायक ना रहे, क्योंकि लगातार USA भी इजराइल पर दबाव डाल रहा था, या फिर समय आने पर इजराइल कहेगा ये उसी की कारस्तानी है? जी हाँ, इजराइल बहुत समय से इस्माइल हानिया को ट्रैक कर रहा था और ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि वो हमास के पॉलिटिकल लीडर ज्यादा थे। मिलिट्री लीडर का रोल उनका करीबन करीबन नगण्य था। हमास के जो मिलिट्री लीडर हैं याह्या सिनवार, वो तो गजा में ही हैं, वही युद्ध का संचालन करते हैं, गजा के किसी सुरंग में छुपे रहते हैं और सिर्फ सुरंग से सुरंग में जाते हैं और एक घर में कभी भी नहीं रहते। मैं याह्या सिनवार की बात कर रहा हूँ।
लेकिन जहां तक इस्माइल हानिया की बात है, वो कतार में रहते थे, उनका घर और उनकी मूवमेंट हमेशा सीआईए को पता रहती थी, मोसाद को पता रहती थी, क्योंकि कतार में वो छुपने की कोशिश नहीं करते थे। कतार की एक अंडरस्टैंडिंग है दुनिया के सभी ताकतों के साथ। कतार की अंडरस्टैंडिंग जो है वो अमेरिका की सीआईए के साथ है, इज़राइल के साथ भी है, कि कतार की सरजमी पर किसी भी टेररिस्ट का या टेररिस्ट लीडर का कोई भी दुनिया की जो काउंटर एजेंसीज हैं वो कतार की जमीन पर उनका हलाक नहीं करेंगी। तो मोसाद को हमेशा मालूम था कि वो कतार में कहाँ रहते हैं, लेकिन वो जो एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग है उसके तहत मोसाद ने कभी इस्माइल हानिया को कतार में निशाना नहीं बनाया। जाते मोसाद ने हैं, कभी चीन इस्माइल जा हानिया रहे को हैं। कतार में निशाना नहीं बनाया, ये आप कह रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह है सर कि निशाना तो बनाया गया है, दो लोगों को एक साथ बनाया गया है, एक को बेरूत में और एक को ईरान में। और इजराइल इस बात से इनकार भी नहीं कर सकता कि ये दोनों उसके टॉप दुश्मनों में से